फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी के मेंस एग्जामिनेशन जीएस3 के पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं 2013 का पेपर है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन हिंदी में हो गया, ये आपका इंग्लिश में बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गया। हम लोग मेनली क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन में पूछा गया, विद ए कंसिडरेशन टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ द न्यू कंपनीज बिल 2013 हैज indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earning. Also discuss other provisions in the bill and their implications. देखिए यहाँ पर बेसिकली आपका पूछा गया है कि समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए नए कंपनी बिल 2013, देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ने सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है। इसके गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना करना है और इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उनकी उलझनों को भी चर्चा करना है। देखिए ये जैसे कि आपका बिल से क्वेश्चन पूछ दिया रिसेंट जो आपके करंट अफेयर्स है, इसीलिए करंट अफेयर्स इसके लिए हम फोकस करेंगे जनरल जीएस3 के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 2 में आता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फिशल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003। डिस्कस क्रिटिकली इट्स सैलिएंट फीचर एंड देयर इफेक्टिवनेस। यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपका बजट से पूछ दिया है कि FRBM एक्ट 2003 में क्या है, इसको क्यों लाया गया है। तो इसमें हिंदी में बोला गया वही चीज की वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे, उसके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका करंट से पूछ दिया है। अगला आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हैं। टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस हाउ इट इन्फ्लुएंस द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया है कि सबसे पहले तो कर खर्च, जिसको हम लोग टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, किसको कहते हैं हम लोग। और बोला गया है कि गृह क्षेत्र का उदाहरण देते हुए विवेचना करना है कि यह शासन की बजट संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, इसके लिए आपको टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में जानना होगा, उसके बाद आपको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 4 में पूछा गया है कि फूड सिक्योरिटी बिल, देखिए ये भी बिल से क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब रिसेंट, इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर एंड malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concern it has generated in the WTO. देखिए ये भी आपका बिल से ही क्वेश्चन पूछा है। इसमें बोला गया है कि खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है, उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना करना है। साथ ही यह भी बताना है कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO में, इससे कौन सी चिंताएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसमें आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में लिखना है। ये भी देखिए आपका करंट अफेयर से पूछा है। अगला क्वेश्चन 5 में पूछा गया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स। फार्मर्स को किस किस प्रकार के सब्सिडी दिए जाते हैं एट द नेशनल एंड एट स्टेट लेवल। क्रिटिकली एनालाइज द एग्रीकल्चरल सब्सिडी रेजिम विद रेफरेंस टू डिस्टोर्शन क्रिएटेड बाय इट। यहाँ बोला कि राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं कौन कौन सी है। कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करना है इसमें। ठीक है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मतलब क्या है ना, आपको सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसको आप अपना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अगला 6 में पूछा कि इंडिया नीड्स टू बी स्ट्रेंथेन मेजर टू प्रमोट द पिंक रिवोल्यूशन इन द फूड इंडस्ट्री फॉर इंश्योरिंग बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। क्रिटिकली इलुसिडेट द स्टेटमेंट। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। इसमें बोला गया कि भारत में बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रणीति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालना है। ठीक है, इसमें 10 मार्क्स आप आसानी से कर सकते हैं। अगला 7 में पूछा गया कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस, आर दे कंपीटिंग विद द एमएनसीज सैटिस्फैक्टरीली डिस्कस। देखिए ये भी आप 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। यहाँ बोला गया कि जो भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण करना है। यहाँ और भी पूछा गया कि क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये 7 आपका अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। 8 में पूछा गया एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन द इंडियन इकोनॉमी। डिस्कस द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है। इसमें बोला गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
कीजिए। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों में रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना करना है। इसको भी देखिए अपना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं। अगला 9A में पूछा है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ FDI। देखिए FDI यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वही पूछा है। एंट्री इनटू मल्टी ट्रेड रिटेल सेक्टर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कमोडिटी ट्रेड पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी। देखिए यहाँ बोला गया कि अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश में के प्रभाव की विवेचना करना है। ठीक है, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गया। अगला 9B में पूछा कि दो इंडिया अलाउड FDI। देखिए ये भी FDI से ही है। इन व्हाट इज कॉल्ड मल्टी ब्रांड रिटेल थ्रू द ज्वाइंट वेंचर रूट इन सितंबर 2012। ये देखिए करंट अफेयर से पूछ दिया। द FDI इवन आफ्टर ए ईयर हैज नॉट पिक्ड अप, डिस्कस द रीजंस। यहाँ बोला गया कि यद्यपि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI जिसको कहते हैं को स्वीकृति दे दी है थी, पर इस निवेश में एक वर्ष पश्चात भी कोई उन्नति नहीं हुई। इसके कारणों की विवेचना करना है। नेक्स्ट 10 में पूछा कि डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग GST को हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं। ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर द डिले ऑन रोल आउट फॉर डिजाइन। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, करंट से पूछ दिया कि भारत में माल व सेवा कर जिसको हम लोग GST भी कहते हैं प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना करना है। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन करना है। अगला 12 में पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेंशन एनर्जी। देखिए इंडिया ग्रीन एनर्जी के बारे में पूछा गया। यहाँ बोला गया कि परंपरागत ऊर्जा की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की हरित ऊर्जा पट्टी पर एक लेख लिखना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 12 में पूछा गया एडॉप्शन ऑफ PPP मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हैज नॉट बीन फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिकली डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मॉडल। यहाँ बोला गया कि देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर सरकारी भागीदारी योजना जिसको PPP मॉडल भी कहते हैं का अंगीकरण आलोचनात्मक मुक्त नहीं है। इस मॉडल के पक्ष विपक्ष की समालोचनात्मक विवेचना करना, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन, इसको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 13 में पूछा गया ब्रिंगिंग आउट द सर्कमस्टेंसेस इन 2005 व्हिच फोर्स अमेंडमेंट टू द सेक्शन 3D इन इंडियन पेटेंट लॉ 1970। डिस्कस हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इन रिजेक्टिंग नोवेल्टीज पेटेंट एप्लीकेशन फॉर ग्लीबैक। डिस्कस ब्रीफली द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द डिसीजन। भारतीय एकस्व अधिकार नियम जिसको पेटेंट लॉ भी कहते हैं 1970 की धारा 3D में वर्ष 2005 में हालत संशोधन कराने वाले परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए वे विवेचना करना है कि इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने नोवार्टिस की ग्लाइबैक के एकस्व अधिकार आवेदन को किस प्रकार अस्वीकार किया। ये भी आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन FDCs। डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यहाँ पर पूछा गया कि निश्चित मात्रा औसत संयोगों जिसको FDFCs भी कहते हैं से आप क्या समझते हैं, उसके गुणों दोषों की विवेचना कीजिए। इसमें आपको FDFCs का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 15 में पूछा गया है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम इन क्रिकेट। देखिए जो आपका सुनने में मिला था अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, क्या इसमें आपको पूछा गया है कि उससे आप क्या समझते हैं। डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, प्लान हाउ सिलिकॉन टेप ऑन द एज ऑफ द बैट में फूल द सिस्टम। इसमें पूछा गया कि क्रिकेट में खेल पंच निर्णय पुनरीक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसके विविध अवयवों की विवेचना कीजिए। सिलिकॉन टेप में बल्ले का किनारा किस प्रकार भ्रम पैदा कर सकता है, समझाइए। देखिए यहाँ पर आपका ये करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 में पूछा गया कि व्हाट इज द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, व्हाट डज दिस इट्स ऑथेंटिकेशन मींस, गिव वेरियस सैलिएंट बिल्ट इन फ्यूचर ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। इसमें बोला गया कि आंगुलिक हस्ताक्षर क्या होता है, उसके द्वारा प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है, आंगुलिक हस्ताक्षर की प्रमुख विविध अंतस्थ विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 16B में पूछा कि हाउ डज द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वर्क। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस तरह काम करता है। लिस्ट आउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। नेक्स्ट आपका 17 में बोला कि व्हाट इज एन FRP कंपोजिट मटेरियल, हाउ आर दे मैन्युफैक्चर्ड, डिस्कस द एप्लीकेशंस इन एविएशन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसमें बोला कि FRP मिश्रित पदार्थ क्या होता है, उनका उत्पादन कैसे होता है, विमानन और कार उद्योग में उनके उपयोग की विवेचना करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको FRP का नॉलेज होना चाहिए। FRP का अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके 17B में पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया कि उससे आप क्या समझते हैं, और ये आपका दूसरे हाइड्रो
इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से किस तरह अलग है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आपको रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये भी आपका करंट से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आपका 18 में पूछा गया है हाउ इंपोर्टेंट आर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट इज द की एरिया दैट यू वुड फोकस ऑन ए डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें बोला गया कि विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। प्रशासन के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे, के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इसके लिए आप इग्नू का मटेरियल भी रेफर कर सकते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। नेक्स्ट में आपका 19 में पूछा गया व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग। देखिए इलीगल माइनिंग भी चर्चा में रहा था। डिस्कस द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गो एंड नो गो जोन्स फॉर कोल माइनिंग सेक्टर। इसमें बोला गया कि अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं। कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाँ या नहीं की अवधारणा की विवेचना करना, ये भी आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 20 में है कि इन्यूमरेट द नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। टेकिंग रिवर गंगा एज एन एग्जांपल डिस्कस द स्ट्रेटेजी व्हिच मे बी adopted for river water pollution control management. What are the legal provisions of the management and handling of the hazardous waste in India? देखिए ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। इसमें बोला गया कि भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना कीजिए। गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए। भारत में खतरनाक अपशेषों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या वैधानिक प्रावधान है, के बारे में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट में आपका 21 में बोला गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग पोसेस ए सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू ए कंट्री। देखिए यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है। में इकोनॉमिक सेवेरिटी व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कंट्रोल दिस मीनेंस। यहाँ बोला गया कि अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे में बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। या तो इसके बारे में आपको करंट अफेयर्स है, ये मतलब रिसेंटली आपका देखने को मिला था। ये टॉपिक के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका 22 में पूछा गया व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग साइट। देखिए ये इजी क्वेश्चन। व्हाट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन डू दिस साइट्स प्रेजेंट। यहाँ बोला गया कि सामाजिक संजाल स्थल जिसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी कहते हैं, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप, ये सब ये क्या होते हैं और इस स्थानों से क्या सुरक्षा उलझने प्रस्तुत होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए ये 10 मार्क्स क्वेश्चन आप इजीली गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट 23 में पूछे गए साइबर वेलफेयर इज कंसिडर्ड बाय सम डिफेंस एनालिस्ट टू बी ए लार्जर थ्रेट देन एनी अल-कायदा और टेररिस्ट। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द साइबर वेलफेयर। आउटलाइन द cyber threats which India is vulnerable to and bring out the state of country's preparedness to deal with the same। यहाँ बोला कि कुछ रक्षा विश्लेषण इलेक्ट्रिसिटी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी संचार माध्यम युद्ध साइबर वेलफेयर से क्या समझते हैं। भारत इससे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उसकी रूपरेखा कीजिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट करना। ये भी मतलब अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इसको आंसर किया जा सकता है। ये भी आप 10 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 24 में पूछा गया कि आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल ऑन द ग्रोथ ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पर बोला है कि भारत के संविधान की धारा 244 अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसकी 5वीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन। इसके लिए आपको आर्टिकल 244 का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 25 में पूछा गया हाउ फार एज इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। चैलेंजेस लिंक विद द बॉर्डर मैनेजमेंट पार्टिकुलरली इन व्यू ऑफ ए लॉन्ग पोरस बॉर्डर विद मोस्ट कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया एंड म्यांमार। यहाँ बोला गया कि दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों का म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रीय सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सीमा प्रबंधन से कैसी जुड़ी है, इसके बारे में लिखना है। देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग की कैसा रहा है इसका डिफिकल्टी लेवल। जैसे कि 1 में आपका डायरेक्टली आपका बिल के बारे में करंट अफेयर से पूछा गया, इसलिए इसको आप इजी टू मॉडरेट लेवल आप क्वेश्चन कह सकते हैं। सेकंड वाला FRBM, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है जो कि आपका करंट रिलेटेड है। थर्ड आपका टैक्स एक्सपेंडिचर, ये आपका इजी है। फोर्थ आपका WTO से जो था आपका, ये भी आपका बिल से रिलेटेड था, ये इजी टू मॉडरेट लेवल है। नेक्स्ट आपका 5 में पूछा गया जो फार्मर वाला एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए, ये आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 6 में पूछा गया है प्रमोट द पिंक रिवोल्यूशन,
यानी आपका इजी टू मॉडरेट है। पिंक रेवोल्यूशन का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट 7 में आपको एमएनसी इजी क्वेश्चन है, 8 में इजी क्वेश्चन है, 9 में आपका इजी टू मॉडरेट है, 10 में इजी टू मॉडरेट है, ये करंट से रिलेटेड हो गया 9 और 10 आपका इजी टू मॉडरेट है। फिर 11 भी आपका इजी टू मॉडरेट है, 12 आपका इजी है, 13 आपका इजी टू मॉडरेट है, 14 आपका इजी टू मॉडरेट, 15 आपका इजी है, 16 आपका इजी है, 16 भी इजी है, 16 इजी है, 17 आपका इजी है, 18 आपका इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, 17 भी, फिर 18 भी आपका इजी है डिजिटल मैनेजमेंट, 19 आपका इजी है, 20 आपका इजी टू मॉडरेट है, 21 आपका इजी है, 22 आपका इजी है, 23 आपका इजी टू मॉडरेट है, 24 आपका मॉडरेट है, 25 आपका इजी है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2014 के GS3 पेपर के बारे में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।